बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 3 में हमने जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपसे बात की थी कि प्रोबेबिलिटी को हमने स्टार्ट करना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात की और डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात की, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की बात की और उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की। उसके अलावा डिफरेंट टर्म्स जो स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होती हैं उसको हमने एक्सप्लेन किया। तो आज के लेक्चर में प्रोबेबिलिटी को हमने डिस्कस करना है। जैसा कि मैंने पहले भी बात की थी आपसे कि प्रोबेबिलिटी जो है इसकी इन्वॉल्वमेंट स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंदर बहुत ज़्यादा है, बिकॉज कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंदर हम सैंपल की बुनियाद पर पॉपुलेशन के बारे में डिसीजन लेंगे तो वहाँ अनसर्टेनिटी होगी। तो जहाँ पर अनसर्टेनिटी होती है वहाँ पर प्रोबेबिलिटी की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो प्रोबेबिलिटी को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो आई विल से प्रोबेबिलिटी इज़ द साइंस ऑफ मेजरिंग अनसर्टेनिटी। Probability is the science of measuring uncertainty. There are two approaches of probability. The number one is subjective approach and the other one is objective approach. Understand? Subjective approach, if we take decision about the future on the basis of past experience and the present condition, this concept provides the subjective concept of probability. ठीक है, आपने पास्ट एक्सपीरियंस की बुनियाद पर फ्यूचर के बारे में कोई बात करनी है और प्रेजेंट कंडीशन आज वही नज़र आ रही है जो पास्ट में थी, तो आपने फ्यूचर के बारे में कोई बात कर दी, तो दैट कंसेप्ट, दैट इज़ द इन्वॉल्वमेंट एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड probability and subjective concept of probability. Because for example, you can take the example on seeing the clouds we predict about the possible rain. अब होगा क्या, आपने अक्सर देखा होगा कि जुलाई के महीने में हालबन 9 या 10 जुलाई के करीब जाकर एक ख़ास सिमत से हवाएं चलती हैं और हमें पता चल जाता है जून में या मई में हमें आइडिया होता है कि अब सावन की बारिशें शुरू होने लगी हैं। बिकॉज आवर पास्ट एक्सपीरियंस शोज दिस, और हमने फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर दिया कि भी बारिशें होने लगी है या बारिशें शुरू हो जाएंगी 9-10 जुलाई तक। ठीक है, और प्रेजेंट कंडीशन आज हमने देखी और हमने फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर दिया। ठीक है, सो एनी स्टेटमेंट अबाउट फ्यूचर हैपनिंग ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड प्रेजेंट कंडीशन प्रोवाइड्स द सब्जेक्टिव कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसी तरह आप कहते हैं मैचेस होते हैं, जैसे पाकिस्तान का मैच इंडिया के साथ है तो आप प्रेडिक्शन लगाते हो जी पाकिस्तान मैच जीत जाएगा या हार जाएगा। इसी तरह आप एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होते हो तो आप प्रेडिक्शन लगाते हो जी इतना चांस है कि मैं जीत सकता हूँ पास। इसी तरह आप एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होते हो तो आप कह सकते हो कि जी मेरा ये चांस है कि मैं पास हो जाऊँगा। तो इट मीन्स सब्जेक्टिव कंसेप्ट के अंदर आपका जो इंट्यूशन होता है वो काम करता है। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस, योर पर्सनल जजमेंट, योर पर्सनल एक्सपीरियंस वो काम करता है। आपने फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करनी होती है। ठीक है, whereas in the objective approach it is based on mathematics. ठीक है, और उसमें ये होता है कि एनी स्टेटमेंट जिसमें जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम उसमें बताते हैं कि इतने % चांस आपका सिलेक्ट होने का है या इतने % चांस है किसी चीज़ के होने का, इस चीज़ से हैपनिंग का इतने चांस है। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन जो है दैट इज़ द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ केसेस। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। सपोज मैं एक डाई को रोल करता हूँ, ठीक है, मैं एक डाई को रोल करता हूँ तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि 6 आ जाए, फेस 6 में टर्न अप, तो 1/6। कैसे पता चला? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो इस डेफिनेशन को हम यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय द टोटल पॉसिबल हैपनिंग्स कह लें, टोटल फेवरेबल केसेस कह लें। ठीक है, टोटल पॉसिबल हैपनिंग्स।
सपोज अगर मैं एक कॉइन को थ्रो करता हूं तो मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ हेड में टर्न अप। अब आप देखें कि जब आप कॉइन को थ्रो करते हैं तो उसके टोटल केसेस कितने होंगे, देयर आर टू, या आइदर इट विल बी हेड और इट विल बी अ टेल। तो टू केसेस हो गए। अब आपकी फेवर में कितने हैं, आपसे प्रोबेबिलिटी किस चीज की पूछी रही है, हेड की पूछी रही है। तो वी नो दैट कि जब एक कॉइन को थ्रो किया जाता है तो इसके एक साइड पे, वन साइड पे हेड होता है, तो आपकी फेवर में एक ही केस आ रहा है हेड, तो वन केस आ गया और 1 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बिकम 1/2। तो इसी तरह आप इसमें और एग्जांपल्स को भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि अगर एक कॉइन को 2 टाइम्स थ्रो किया जाए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट 2 हेड में टर्न अप, तो इट विल बी 1/4। तो जिस तलबा आज हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। इसकी डेफिनेशन जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताई, वो एक सिंपल डेफिनेशन थी, प्रोबेबिलिटी इज द साइंस ऑफ मेजरिंग अनसर्टेनिटी, ठीक है। और इट हैज 2 अप्रोचेस, सब्जेक्टिव अप्रोच एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच में कोई मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं होता, सिंपल आपका पास्ट एक्सपीरियंस और प्रेजेंट कंडीशन आप देखते हैं और यू विल प्रेडिक्ट द अबाउट द फ्यूचर, ठीक है। और कोई भी इस तरह की आप एग्जांपल ले सकते हो। इसी तरह जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है उसके अंदर क्या है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल केसेस टू द टोटल पॉसिबल केसेस, रेशियो ऑफ फेवरेबल केसेस टू द टोटल पॉसिबल केसेस। जैसा कि मैंने अभी आपसे बात की कि प्रोबेबिलिटी को हम पढ़ने का मेन मकसद हमारा ये है कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंदर हमें इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। बिकॉज स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंदर हम सैंपल की बुनियाद पर पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, तो अनसर्टेनिटी वहां पर मौजूद होती है। देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि आप सैंपल की थोड़ा सा पोर्शन लेकर इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बारे में जब आप डिसीजंस लेते हो तो अनसर्टेनिटी तो होगी। यू आर नॉट 100% श्योर कि जो आप इस सैंपल की बुनियाद पर रिजल्ट दे रहे हो वो पॉपुलेशन के बारे में 100% सही है या नहीं है। तो इसीलिए जहां पर अनसर्टेनिटी होगी वहां पर प्रोबेबिलिटी की इन्वॉल्वमेंट होगी। अब जब हम प्रोबेबिलिटी की कंसेप्ट की बात करते हैं, वो ऑलरेडी आपको मैंने दिया कि सब्जेक्टिव अप्रोच है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। अब इसके अंदर जो मेन चीज आती है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं, देयर आर डिफरेंट कंसेप्ट्स व्हिच वी हैव टू लर्न बिफोर वी गो ऑन टू द न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट इसमें आता है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, ये कंसेप्ट्स हैं जो आने चाहिए, तभी हम प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल्स या इसकी एप्लीकेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट आता है दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूसेस 2 or more than 2 रिजल्ट्स अंडर सिमिलर कंडीशंस। एन एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इज अ प्रोसेस इन विच वी गेट सम ऑब्जर्वेशन। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, देखिए एक एक्सपेरिमेंट है उसकी पॉसिबिलिटी ही एक है। जब भी आप देखें वो एक ही पॉसिबिलिटी होगी तो वो रैंडम नहीं होगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होगा जो 2 या 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज या पॉसिबल रिजल्ट उसके हों। बट यू कांट से, आपको ये तो पता हो कि दीज आर द पॉसिबिलिटीज बट यू आर नॉट श्योर कि ये आने वाला है। सपोज अगर मैं एक कॉइन को थ्रो करता हूं तो आई नो दैट आइदर हेड विल टर्न अप और टेल विल टर्न अप, बट आई एम नॉट श्योर व्हेन आई थ्रो आइदर हेड और टेल, कौन सी चीज अभी आएगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि हेड आएगा या टेल आएगी, बट वी नो दैट द पॉसिबिलिटीज क्या है, आइदर हेड और टेल, दोनों में से कोई एक आ सकता है, ठीक है। तो बट वी आर नॉट, वी कांट प्री डिटरमिन इट कि इस दफा जब थ्रो करेंगे तो हेड ही आएगा। तो अब आप देखिए कि जब एक कॉइन को थ्रो किया जाता है तो दिस इज ए केस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट बिकॉज इट हैज 2 पॉसिबल आउटकम्स। इसी तरह अगर एक डाई को रोल किया जाए, डाई आप समझते हैं जो आप हम यूज करते हैं जिसके ऊपर 1 फेस, इसके ऊपर 6 साइडेड होता है, ट्यूब होता है जिसके ऊपर 1 2 3 4 5 एंड 6 साइड्स हैं और हर साइड के ऊपर नंबर दिया हुआ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जब एक डाई को रोल किया जाए तो अब आप बताएंगे प्रोबेबिलिटी दैट a single digit may turn up,
या probability that a 2 may turn up, जो 2 आ जाए, या probability that a 6 may turn up, तो in all cases the probability is 1 by 6. How we find this? Because we know that it has 6 possible outcomes and our favorable cases are 2. So that is why 2, only one case in which we got 2, so 1 by 6 is the probability of this particular experiment. So this is an example, also an example of random experiment, because it is given more than 2 results. ठीक है, it has more than 2 possible outcomes. ठीक है, and we can also call these units, we can call its elements. Suppose अगर यहाँ पर एलिमेंट्स या यूनिट की बात करता हूँ तो हेड इट इज एन यूनिट. ठीक है, एलिमेंट भी इसको बोलते हैं हम, सैंपल पॉइंट भी इसको कह देते हैं. तो आई थिंक आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन आप काफ़ी क्लियर हो चुकी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है जो 2 या 2 से ज़ायद रिजल्ट्स दे. ठीक है, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट कि कौन सा रिजल्ट आने वाला है. ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन जो चलते हैं वो है दैट इज सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस में क्या होता है? द टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस. ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है सैंपल स्पेस का. कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाएंगे. पहला स्टेप हमारा क्या होगा? सैंपल स्पेस क्या होना चाहिए. तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स of a random experiment is called sample space. Understand? अब अगर आप देखें तो मैं एक कॉइन को थ्रो करता हूं. Suppose a coin is thrown 2 times. Example है ये. The sample space will be, तो सैंपल स्पेस को हम कैपिटल एस के साथ शो करते हैं. तो इट कैन बी, दीज आर द पॉसिबिलिटीज कि 2 कॉइन्स में टर्न अप हेड, दोनों कॉइन्स के ऊपर हेड आ जाए. और एक पॉसिबिलिटी है कि हेड आए, पहले कॉइन के ऊपर हेड आ जाए और दूसरे के ऊपर टेल आ जाए. और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पहले कॉइन के ऊपर टेल आए, दूसरे के ऊपर हेड आए. और द लास्ट पॉसिबिलिटी है कि दोनों कॉइन्स के ऊपर टेल आ जाए. तो दिस इज आवर सैंपल स्पेस इफ वी टॉस a coin 2 times or if 2 coins are tossed. Same thing, if we toss a coin 2 times, or we can say if 2 coins are thrown. तो बात एक ही है. तो सैंपल स्पेस इसमें ये बनता है. ठीक है, अदर सिंपल कहें कि आप इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 1 times, तो सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा? आइदर हेड और टेल. ठीक है, इट हैज 2 पॉसिबल आउटकम्स. इसी तरह इफ अ डाई इज रोल्ड, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? जी, और इफ अ डाई इज रोल्ड 2 times, then there will be 36 cases. तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसमें?
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 and 5 6 6 1 6 3 6 5 and 6 6. So these are the three cases. So these are the 36 cases if a die is rolled 2 times. तो अजीज़ तलबा, आपको सैम्पल स्पेस के बारे में काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, विच वी कॉल इवेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बिकॉज whole statement, whole applications where we have to solve the probability questions is based on event. ठीक है, अगर आपको इवेंट की समझ आ जाए तो आप न्यूमेरिकल्स या प्रोबेबिलिटी को सॉल्व कर सकते हो। अगर इवेंट की समझ नहीं आती तो फिर सॉल्व करना मुश्किल है। तो इवेंट क्या है? इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। एन इवेंट इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब इवेंट को हम कैपिटल लेटर्स से शो करते हैं। ठीक है, वी डिनोट इट बाय कैपिटल लेटर्स A B C D अप टू Z। अब आप देखिए, एक सपोज हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, यानी मैंने एक डाई को रोल किया है, तो दैट इज 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास सैंपल स्पेस है। अब इवेंट ए जो है, दैट कैन बी, because I have said that it is a subset of sample space, the event A can be even number में turn up। ठीक है, इसी तरह एक इवेंट इसी सैंपल स्पेस के ऊपर एक और बन सकता है, that prime number appears। ठीक है, प्राइम नंबर अपीयर्स। इसी तरह की इवेंट सी भी बन सकता है, दैट एन ऑड नंबर अपीयर्स।
तो इवन नंबर जब कहते हैं इसमें कौन सी चीज आ सकती है, 2, 4, 6। तो बी इवेंट है प्राइम नंबर अपीयर्स। तो आपको पता है 2 इज ए प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 2, 3, 5, they are prime numbers. And C event है an odd number appears. तो 1, 3, 5. जी, तो अब आपको आइडिया हो गया, इट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सिंपल डेफिनेशन है इसकी। और अगर मैं इसको मैं थ्रू फिगर करूं, वेन, इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। अगर एक डायग्राम बनाऊं तो दिस इज अ सैंपल स्पेस, द होल ब्लॉक is a sample space and event is defined in this sample space. It is a subset of sample space. So this we call is A complement. This is called A complement. ठीक है। अगर हम A complement की डेफिनेशन लिखना चाहें तो it will be S minus A. This is called A complement, opposite of A. A यानी सैंपल स्पेस में अगर आपने एक इवेंट A डिफाइन किया है तो बाकी जितने एलिमेंट्स बचे हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, A complement। ठीक है। अगर मैं इन दोनों का यूनियन ले लूं, A यूनियन A complement, तो इट विल बी इक्वल टू S। दिस इज इक्वल टू S, यानी सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाएगा। आप देख लें इसको, A और A कंप्लीमेंट का आप यूनियन ले। ठीक है। यूनियन आप समझते हैं इस चीज को कि व्हाट डज यूनियन मीन? जी, यूनियन का आपको आइडिया है, A यूनियन A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू S। व्हाट इज S? सैंपल स्पेस। तो इस तलबा अब आपने लर्न कर लिया सैंपल स्पेस। पहले सबसे पहले हमने कंसेप्ट आपको दिया रैंडम एक्सपेरिमेंट का। ठीक है। उसके बाद हमने कंसेप्ट दिया आपको सैंपल स्पेस का। सैंपल स्पेस के बाद इवेंट का। इवेंट के बाद अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है दैट इज टाइप्स ऑफ इवेंट्स। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इसकी और ये ज़रूरी है आपको समझ भी आए। तो टाइप्स ऑफ इवेंट में सबसे पहले जो है दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एंड नंबर 2, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। And number 3 is independent events. And number 4 is dependent events. Dependent or conditional. तो these are the types of events. तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करते हैं। व्हाट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स?
They are very important one. Two or more than two events of a single experiment are called mutually exclusive when in a single experiment only one of them could happen. Two or more than two events of an experiment are called mutually exclusive when only one of them could happen. Suppose if a die is rolled, तो मैंने सबसे पहले इसको लिया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को, if a die is rolled, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? We know that 1 2 3 4 5 6 और 8 इवेंट इसमें लेते हैं, 8 इवेंट हम इसमें लेते हैं। That even number appears. और एक इवेंट हम ले लेते हैं odd number appears. ठीक है। अब now A and B are mutually exclusive. A and B are mutually exclusive. Because only one of them could happen. We can't say that अगर हम एक डाई को रोल करें तो उसके ऊपर 1 भी फेस आ जाए और 2 भी आ जाए, या 1 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, या 1 भी आ जाए और 6 भी आ जाए. They can't came at the same times. ठीक है, तो वो इवेंट, इसकी सिंपल अगर आप डेफिनेशन देखना चाहें, दो इवेंट्स के दरमियान अगर इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर जाए तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता. ठीक है, अगर दो इवेंट्स के दरमियान इंटरसेक्शन एग्जिस्ट ना करे, यानी और में इसमें लिख ले, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5. ठीक है, अगर दो इवेंट्स के दरमियान उनका इंटरसेक्शन जो हो वो खाली सेट हो, 5 मीन्स नल सेट. ठीक है, दूसरे लफ्जों में आप इसको कह सकते हैं कि उनका इंटरसेक्शन एग्जिस्ट ना करता हो तो उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. और अदर इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर जाए तो वो बन जाते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. ठीक है, 2 or more than 2 events of an sample space of an experiment in an experiment are called non-mutually exclusive events when their intersection exists. Suppose अगर आप यहाँ पर मैं इवेंट बी ले लूँ दैट ए प्राइम नंबर में टर्न अप, अब या 8 इवेंट में सी डिफाइन किया था हमने लास्ट स्लाइड में, आपने देखा होगा कि व्हाट वाज बी, दैट ए प्राइम नंबर अपीयर्स एंड सी वाज दैट ऑड नंबर अपीयर्स. अब आप देखें कि उन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है. एक के अंदर जो केसेस हैं वो 2, 3, 5 है और ऑड नंबर में 1, 3, 5 है. इट मींस 3 और 5 दोनों में एग्जिस्ट करता है. अदर इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. और अदर दो इवेंट्स के दरमियान इंटरसेक्शन एग्जिस्ट ना करे तो वी कॉल देम mutually exclusive events. Suppose if a coin is thrown, then head and tail are mutually exclusive. If a die is rolled, if a single die is rolled, then all the 6 faces are mutually exclusive. ठीक है, उनमें से कोई एक हैपन होगा. Understand?
और इसमें और मैं एग्जांपल्स आप इसमें डाल सकते हैं, अपनी तरफ से भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। म्यूचुअली और नॉन म्यूचुअली तो आपको डिफरेंस पता चल गया। अब बेसिकली हर एक जो इवेंट हमने डिफाइन किया है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, डिपेंडेंट और कंडीशनल इवेंट्स, इनके साथ देयर आर सर्टेन लॉज विच आर एसोसिएटेड विद दीज टाइप्स ऑफ इवेंट्स। अगर मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात करता हूं तो इसके साथ एक लॉ है जिसमें हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और नॉन म्यूचुअली के साथ जो इन्वॉल्व है लॉ, दैट इज लॉ ऑफ एडिशन फॉर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए plus probability of B minus probability of A intersection B। और इंडिपेंडेंट इवेंट के साथ जो लॉ अटैच है दैट इज probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B। इसी तरह डिपेंडेंट इवेंट्स के साथ या कंडीशनल इवेंट्स के साथ जो है probability of A given B, इसको हम पढ़ते हैं probability of A given B is equal to probability of A intersection B divided by probability of B। ठीक है, तो these are the certain laws which we will use for solving the numericals। If we found that a particular event is particular events are mutually exclusive, then we can use the law of addition for mutually exclusive। क्या है वो? probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B। इसी तरह नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हम यूज करेंगे दैट इज probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। और अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे तो उसमें क्या होगा कि दोनों की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है, probability of A into probability of B। और अगर कंडीशनल और डिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उसमें क्या है probability of A given B, probability of A given B is equal to probability of A intersection B divided by probability of B। तो यहां तक हम इसको देखा, हमने डिफरेंट इवेंट्स हमने स्टडी किए। अब मैं चाहूंगा कि हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो म्यूचुअली और नॉन म्यूचुअली केसेस में कर लें। ठीक है, उसके बाद हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की तरफ जाएंगे। तो एक एग्जांपल है, if 3 coins are tossed, what is the probability that all heads ये उसका पहला पार्ट है, दूसरे में है ऑल टेल्स। थर्ड पार्ट में क्या है? एट लीस्ट वन हेड। और फोर्थ में पूछा जा सकता है एट मोस्ट वन हेड। और एक और पूछा जा सकता है क्वेश्चन, नो हेड अपीयर्स। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन आया
तो अजीज तलबा, जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले जो आपने काम करना है सैंपल स्पेस को डिफाइन करना है। तो जब इस क्वेश्चन में आप देखें तो 8 कॉइन को 3 टाइम्स थ्रो किया गया है। इट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 3। तो 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। तो 8 केसेस बनेंगे। अब देखिए वो कैसे बनेंगे। हेड हेड हेड, दिस इज अवर फर्स्ट केस। तीनों के ऊपर हेड है, दीज आर द पॉसिबिलिटीज। तो सैंपल स्पेस क्या है? टोटल पॉसिबिलिटीज। सैंपल स्पेस क्या है? टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है हेड हेड टेल। अब आप इस टेल को मूव करते जाएं, हेड टेल हेड टेल हेड हेड। उसके बाद आप ये हो सकता है कि 2 टेल्स आ जाएंगी और एक हेड आ जाएगा। टेल हेड टेल और हेड टेल टेल, और एक पॉसिबिलिटी आ जाएगी लास्ट। तो 1 4 5 6 7 8। तो ये 8 पॉसिबल केसेस बने। यानी आप इसको क्या कहते हैं? 2 रेज़ टू द पावर 3, दिस इज इक्वल टू 8। तो सैंपल स्पेस आपका बनता है 8 का। अगर 8 कॉइन को 2 टाइम्स थ्रो किया जाए तो 2 रेज़ टू द पावर 2 होगा। अगर 4 टाइम्स थ्रो किया जाए तो 2 रेज़ टू द पावर 4, दैट विल बी 16 केसेस बनेंगे। अब इस वक्त मैंने 8 कॉइन को 3 दफ़ा थ्रो किया या 3 कॉइन लेके थ्रो किए, तो बात एक ही है। तो कितने सैंपल स्पेस क्या बना वो मैंने लिख दिया। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है प्रोबेबिलिटी का न्यूमेरिकल? जब भी आप सॉल्व करोगे तो यू विल डिफाइन द सैंपल स्पेस। अब आप देखिए इवेंट क्या पूछा है, इवेंट कहाँ से मिलेगा हमें? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। दैट के बाद जो स्टेटमेंट दी हुई होगी वो इवेंट की होगी। अब आप देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। तो पहला पार्ट है ऑल हेड्स और एंड पे लिया हुआ अपीयर्स। ठीक है, ये तीनों के ऊपर हेड आ जाए। तो लेट हमने पहले पार्ट में ये किया। अब इसको आपसे सॉल्व करेंगे, स्पेसिफिक वे ऑफ सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। तो ए बी द इवेंट दैट, और उसमें आप लिख दें ऑल हेड्स। ठीक है, और उसके बाद इसको आप डिफाइन कर दें। अच्छा, यहाँ पे वर्ड लेट का लाजमी लिखे, इसलिए कि आपने इसको डिनोट किया है। आपने कैपिटल लेटर ए के साथ फर्स्ट इवेंट को ऑल हेड्स को डिनोट किया। अब आप ए को यूज कर सकते हैं ऑनवर्ड, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ऑल हेड्स और उसकी जब हम ए लिख सकते हैं। तो ए मीन्स ऑल हेड्स। तो इसमें एक ही केस आएगा, दैट इज एच एच एच। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए। एन ऑफ ए से क्या मुराद है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर द इवेंट ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है जो स्टार्ट में मैंने आपको बताई थी, लेकिन यहाँ पे मैंने उसको मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी है। कि स्टार्ट में मैंने बोला था कि प्रोबेबिलिटी को कैसे हम डिफाइन करते हैं? फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस ऑफ एन इवेंट। तो ये इसकी डेफिनेशन है। एन स्मॉल एन जो है उसके फेवरेबल केसेस के लिए हम डिनोट करते हैं इसको एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितने हैं इसमें? हाउ मैनी फेवरेबल केसेस ऑफ इन ए? 1। और एन ऑफ एस क्या है? 8। ठीक है, टोटल केसेस कितने हैं? 8। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट। अब इवेंट हम सेकंड पे चले जाते हैं, एंड दैट इज ऑल टेल्स। तो लेट कर दें let B be the event that all tails। तो इवेंट्स इसमें कौन से केसेस आएंगे?
एक ही केस है ऑल टेल्स वाला, और एन ऑफ बी क्या है 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किस स्टेज पर आ जाएगी एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, तो 1/8। जी नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में, तो लेट कर ले that at least one head appears. तो सी में कौन से केसेस आ सकते हैं? एटलीस्ट से क्या मुराद है कि कम से कम एक हेड आए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं? 2 भी आ सकते हैं। इसका मतलब है 1 भी आ सकता है, या आइदर इट विल बी 2 और 3, मैक्सिमम 3 आ सकते हैं ना। तो ये सारे केसेस जो है ना, ये स्वाई उस टेल को छोड़कर वो तमाम केसेस इसमें आ जाएंगे, यानी हेड हेड हेड। These are the 7 केसेस जो इसमें आएंगे। तो एन ऑफ सी किस स्टेज पर आ गया 7 के, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 7/8। इसी तरह फोर्थ में था, तो लेट हमने कर दिया डी इवन डिफाइन कर दिया एट मोस्ट 1 head। appears। तो इसमें इससे मुराद क्या, एटमोस्ट 1 head से क्या मुराद है भाई? कम से कम एक हेड आए, या क्या हो 0 आए, 0 और 1। तो कौन से केसेस में आ जाएंगे? कम से कम एक हेड आए या 0 आए। तो ये सारे केसेस हैं इसमें। अगर आप सैंपल स्पेस में देखिए तो ये केसेस में आएंगे। और ये 0 आए, तो ये सारे केसेस इसमें आएंगे। और एन ऑफ डी क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर डी, दैट विल बी, तो एन ऑफ डी क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर डी, दैट विल बी 4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, दिस इज 4/8, तो 1/2। Now the last case was to let E be the event that no head appears। ठीक है भाई, कोई हेड ना आए। इसका मतलब क्या होगा? इसके अंदर कौन से केसेस आ जाएंगे? ऑल टेल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आएगी? 1/8। तो इस तलबा ये हमने बेसिक डेफिनेशन को यूज़ किया और कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। अब हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें म्यूचुअली और नॉन म्यूचुअली की बात होगी। जी अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। और आप देखिए क्वेश्चन ये है
जी क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी throwing either 7 or 11 with 2 dice. तो डाई जो है वो सिंगल के लिए हम यूज़ करते हैं और डाइस जो है वो जमा के सीहे में यूज़ होता है प्लूरल के लिए। तो अब आपको आइडिया है कि वो कहता है प्रोबेबिलिटी मालूम करो कि जब 2 डाइस थ्रो किए जाएं तो उनका टोटल आइदर इट विल बी 7 और 11। तो सबसे पहले जब आप 2 डाइस थ्रो करेंगे तो इसका सोल्यूशन में आपने सबसे पहला काम करना है कि इसका सैंपल स्पेस बना लें। अब जब सम की बात करेगा तो यू नो दैट कि 1.1 1.2 तो उसको हम सम तक लिख सकते हैं ना, 1.1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7 आया 1 प्लस 1.6 इज इक्वल टू 7, 1.6 यानी 1 प्लस 6। तो सम की बात कर रहे हैं ना कि जब एक डाइस तो 2 डाइस आप रोल करें तो उनका सम जो है वो या 7 आए या 11 आए, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, यानी इनमें इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो दूसरी पॉसिबिलिटी सैंपल स्पेस की क्या हो सकती है, 3 4 5 6 7 8, इसी तरह 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 and 12। तो ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया। अब बेसिकली ये 6 था तो 6 प्लस 6 हमने 12 कर दिया। जहाँ पे 1 1 अपीयर होता 1 प्लस 1 2 कर दिया, 1 2 था तो उसको हमने 3 कर दिया। ठीक है, 2 2 था उसको 4 कर दिया, इसी तरह 3 1 को 4 1 3 को 4 कर दिया एंड सो ऑन। अब आप इवेंट डिफाइन करें तो लेट पहला इवेंट डिफाइन करें, लेट ए बी द इवेंट दैट sum is 7 और एक इवेंट बी डिफाइन कर ले sum is 11। ठीक है, और now you have to find the probability of A union B। ये उसने पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग आइदर 7 और 11 इफ 2 डाइस आर थ्रोन। ठीक है, तो वी नो दैट ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ एडिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल है, व्हाट इज द इवेंट ए, तो सम इज 7। तो ए इवेंट पहले आप देख ले, एन ऑफ ए क्या होगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ एन ऑफ ए, नंबर ऑफ फेबल केसेस फॉर ए, सम इज 7। तो कहाँ पर 7 आ रहा है, ये देखिए जी, तो ये सारे केसेस में आ रहे हैं। तो दीज आर 6 केसेस जो उसके फेवर में आ रहे हैं। तो एन ऑफ ए क्या है, 6। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, 6/13।
36 बिकॉज n ऑफ s इज इक्वल टू, s हमारे पास ये है और n ऑफ s कितना है 36, ठीक है, n ऑफ s इज इक्वल टू 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या आई, नंबर ऑफ फेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल केसेस, दैट इज 6/36। नाउ इवेंट B हमने डिफाइन किया हुआ था, तो n ऑफ B क्या है, व्हाट इज B, सम इज 11, तो ये कितने केस बनते हैं 2, तो 2/2 केसेस आ गए इसमें जी, इसमें 2 केसेस आ गए और प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या आई 2/36। Now put in these two probabilities in equation 1, so we get probability of A union B, and this is equal to 6 plus 2/36, and this is 8/36. So this is our answer of this particular problem, ठीक है। Now what can we take next? अब हम एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व जिसका ताल्लुक नॉन म्यूचुअली केस के साथ होगा, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस के साथ। तो एग्जाम्पल इस तरह है कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ एक बुक के उसमें से। क्वेश्चन ये है, a drawer contains contains 30-50 boards and 150 nuts. Next, half of the bolts and half of the nuts are rusted. क्वेश्चन ये है, if one of them is chosen at random what is the probability that it is rusted or is a board? तो ये अजीज तलबा क्वेश्चन है। अब ये केसेस जो हैं वो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस बनते हैं। कहता है कि ड्रावर के अंदर 50 बोर्ड्स हैं और 120 नेट्स हैं, तो टोटल कितने हो गए 200। कहता है हाफ उसमें से बोर्ड्स और हाफ ऑफ द नट्स आर रस्टेड, जंग आलूदा है उनमें से हाफ। कहता है उनमें से 8 हमने उठाया, एट रैंडम हमने 8 उठाया, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि या वो बोल्ट हो या रस्टेड हो। ठीक है, अब आप देखिए ना, कुछ ऐसे भी तो होंगे
जो बोल्ट्स भी होंगे और रस्टेड भी होंगे, और हमसे वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी कि या वो रस्टेड हो या क्या हो, बोल्ट हो। वो जो आपने एज सेलेक्ट किया उसमें से नट, वो रस्टेड हो या बोल्ट हो। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम ए को डिफाइन करते हैं या आर को डिफाइन करते हैं रस्टेड के लिए और बी फॉर बोल्ट, तो रस्टेड एंड बोल्ट वो भी तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए ये नॉन म्यूचुअली केस बनता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं पहले इसकी आउटलाइन बनाता हूं एक। तो 50 बोल्ट्स हैं जी, तो बोल्ट्स तो हम बी के साथ शो कर रहे हैं और 150 नट्स हैं। तो टोटल कितने हो गए, 200 टोटल। उसके बाद वो कह रहा है कि हाफ ऑफ द बोल्ट्स, इट मींस 25 जो है बोल्ट्स एंड हाफ ऑफ द नट्स। तो नट्स कितने हैं, 70, 150, तो 150 का हाफ करेंगे तो 75, दे आर रस्टेड। इट मीन्स 100 क्या हो गए, यहाँ पे लिख लें रस्टेड। तो लेट इवन डिफाइन करते हैं जो उसने पूछी है प्रोबेबिलिटी। लेट ए से मैं डिनोट कर देता हूं, लेट ए बी द इवेंट दैट इट इज रस्टेड। और एक इवेंट बी डिफाइन कर दिया, इट इज बोल्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी उसने पूछा हमसे, और वी नो दैट दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, ए की चाहिए, बी की चाहिए, और साथ हमें वो हियर वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। रस्टेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आप बताएं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रस्टेड। तो फेवरेबल केसेस कितने हैं इसके, रस्टेड के लिए 100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैं डायरेक्टली यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शुड बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 200, 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बोल्ट, तो बी फॉर बोल्ट, तो बोल्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज 50/200। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या होनी चाहिए, बोल्ट एंड रस्टेड, रस्टेड एंड बोल्ट। तो दे आर 25 केसेस, तो 25/200। तो दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप पुट कर दें मैं इसको 100 ओवर 200, इसलिए कि हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करें तो देखिए क्या आता है, 150 डिवाइड -1, तो ये 125/200। तो ये इसका आंसर आ गया। तो जी तलबा, इसके साथ ही मैं इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स, डिपेंडेंट इवेंट्स उनको डिस्कस करें, प्लस हम रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। तो आज के लेक्चर में आपने जो चीज़ें पढ़ी, प्रोबेबिलिटी को पढ़ा, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, उसकी डिफरेंट अप्रोचेस पढ़ी। उसके बाद आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है इसको स्टडी किया, और उसके अलावा सैम्पल स्पेस क्या है, सैम्पल स्पेस के साथ फिर हमने इवेंट पढ़ा,
इवेंट के बाद हमने टाइप्स ऑफ इवेंट्स पढ़ी, जिसमें डिफरेंट टाइप्स में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो हो वो सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज यू नो द बेसिक डेफिनेशन, द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। कि कोई भी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है तो उसका आसान वे है, कोई आसान तरीका है कि फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय द टोटल केसेस। तो फेवरेबल केसेस क्या है वो आप देखें और टोटल केसेस क्या है उनका डिवीजन कर दें दोनों का, और उसमें आप फाइंड कर सकते हैं। नो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, और आप प्रैक्टिस के तौर पर इन डिफरेंट बुक्स में से, जिसमें से शेर मोहम्मद की बुक में से आप कर सकते हैं। उसमें काफ़ी कुछ मटेरियल है, चैप्टर नंबर 6 में या चैप्टर नंबर 8 में आप देख सकते हैं। इसमें आप काफ़ी क्वेश्चंस की वैरायटी है, उसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने सीधा सीधा क्वेश्चंस किए हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड थे। अब इतनी डिटेल में मैं और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल हियर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स को डिफाइन करूँगा और डिपेंडेंट इवेंट्स को डिफाइन करूँगा, और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व किया जाएगा। और उसके बाद हम रैंडम वेरिएबल की तरफ चले जाएंगे। व्हाट इज़ रैंडम वेरिएबल, रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ लिया। फिर व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट आर द मेन प्रोबेबिलिटीज वी यूज इन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसकी बात हो रही, तो डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस के बाद हमारा ये प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन जो ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर।